तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर होता क्या है, ड्राइंग कैसे बनते हैं, उससे पहले मैं इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं, क्योंकि बिगिनर लेवल पे आप लोगों को, कई लोगों को प्लेट गर्डर के बारे में पता भी नहीं होगा। और क्योंकि पेपर आपका ड्राइंग थ्योरी में पहली बार हो रहा है, इससे पहले ऑनलाइन हुआ था, तो क्या आ जाए पेपर में, किस टाइप का पेपर आए, नहीं पता। और एक चीज़ और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्राइंग में आपके सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं। अब आप जानते हो 60 नंबर का पेपर, चार ही चैप्टर हैं, अधिकतम एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इतना ऑप्शन नहीं होता ड्राइंग में। अब आपने अगर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन भी छोड़ा तो 1/4 नंबर तो गए, बचे 3/4। तो पेपर इसीलिए ये बहुत शॉर्ट पेपर है, ये छोटा 20-20 गेम जैसा है कि शुरू होगा और फट से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, और पहले मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने दिमाग से भी सवाल को कर सकें, ठीक है। प्लेट गर्डर होता क्या है, देखो प्लेट गर्डर क्या होता है, जैसे आप अभी फिगर देख पा रहे हो, ये एक आई सेक्शन है, ठीक है। आई सेक्शन मतलब आप जानते हो रोल्ड आई सेक्शन जो स्टील मिल के अंदर बनता है। इसमें ऊपर और नीचे 2 फ्लैंज होती है, बीच में एक वेब होती है। इसको बीम सेक्शन भी कहते हैं। स्टील टेबल में आप देखोगे तो इसी का नाम ISHB, ISLB, ISJB, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। अलग अलग टाइप के हैं, 5 हैं, तो वो उसके नाम है। अब होता क्या है कि जैसे हमने अभी, आपने शायद RCC स्ट्रक्चर में प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के बारे में ना भी पढ़ा हो तो मैं बता दूं, क्या होता है, कई बार हम हर स्ट्रक्चर को या हर मेंबर को साइट पर नहीं बना सकते, ठीक है। उसको हम कहीं और कास्ट करते हैं उसके साइज और उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, और बाद में उसको लाके साइट पर डाल देते हैं, सीधे बनाते कहीं और है और जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है वहाँ लगा देते हैं। प्लेट गर्डर के साथ उल्टा होता है। होता क्या है कि जो आई सेक्शन है वो स्टील मिल में बनता है, ठीक, पर इसका जो साइज है वो लिमिटेड साइज तक ही स्टील मिल में रोल किया जा सकता है। बहुत बड़ा सेक्शन अगर होगा तो स्टील मिल में रोल भी नहीं कर सकते, और फिर उसकी दिक्कत आएगी दूसरी, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। बहुत बड़ा सेक्शन आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप देखते हो स्टील बार की भी लंबाई लिमिटेड होती है ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी की जा सके, ठीक। अब होता क्या है कि अब फिर आप कहोगे कि फिर आई सेक्शन इतना बड़ा बनाना ही क्यों है, तो आई सेक्शन बड़ा क्यों बनाना है उसका रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, आप इस टाइप के ब्रिज देख रहे हैं, इस टाइप के रेलवे के ब्रिजेस, और जहाँ पर आपके स्टील के ब्रिजेस बनते थे वहाँ पर जो नीचे का सेक्शन होता था जिस पर पूरा स्लैब वेट टिकाया जाता था, ये पूरा आई शेप का सेक्शन होता था, ठीक है। एक नीचे फ्लैंज, ऊपर फ्लैंज और बीच में वर्टिकल मेंबर। इसी तरह से जितने भी आप वर्टिकल मेंबर चाहे ब्रिजेस में देख लें, ठीक है, ये सारे, ये फ्लैंज है, बीच में इसकी वेब है। तो इस टाइप के सेक्शंस में क्या होता है कि जब आपको बड़ा सेक्शन बनाना होता है तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन मिल में रोल नहीं कर सकते, ठीक है, रोल सेक्शन नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हम प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि जो आपका क्या नाम उसका प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर आपका एक ऑल्टरनेटिव है बड़े आई सेक्शंस का, ठीक है। तो आप अभी आई सेक्शन समझ गए। अब आप देखिए प्लेट गर्डर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्लेट गर्डर में भी एक फ्लैंज होती है, आई सेक्शन में भी एक फ्लैंज होती है, 2 फ्लैंज होती है नीचे और एक बीच में वेब होती है, इसमें भी एक फ्लैंज होती है, एक वेब होती है और एक नीचे एक फ्लैंज होती है। पर अंतर क्या है, आई सेक्शन पूरा एक साथ बनता है, मतलब जैसे अगर ढाला जाएगा तो एक सेक्शन पूरा एक साथ ढाला जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें प्लेट गर्डर में क्या होगा, प्लेट गर्डर के अंदर आप पहले एक सेक्शन का सिर्फ फ्लैट ले लेंगे, ठीक है। फ्लैट जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, स्टील सेक्शंस में एक चीज होती है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें लेंथ ही लेंथ होती है, विड्थ उसकी इन कंपैरिजन टू लेंथ नेग्लिजिबल होती है, और थिकनेस तो और भी कम होती है, ठीक है। आप जैसे एक सिंपल चपड़ी सी पट्टी ले लो, ठीक है, लोहे का स्केल जो आता है वो आपका एक तरीके से फ्लैट है, पतला ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मोटा और होगा, वो फ्लैट में होगा। अब फ्लैट में क्या होगा, आप मान लीजिए एक फ्लैट आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक वर्टिकल फ्लैट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस फ्लैट के ऊपर मैं एक फ्लैट और लगा दूं इस तरीके से, ठीक है, और इनको आपस में यहाँ कॉर्नर से या तो वेल्ड कर दूं या फिर रिवेट कर दूं, इन कॉर्नर से जोड़ दूं, ठीक है, बन गया टी। अब मैं इसके बाद एक फ्लैट नीचे लगा दूं, ठीक है, इसको यहाँ कॉर्नर से रिवेट कर दूं, बन गया एक और टी, और ये बन गया आई सेक्शन पूरा। अब आप एक बात बताइए, इस टाइप के फिगर में जहां आपने अलग अलग मेंबर्स को जोड़ के एक फिगर बनाया, यहाँ पर आपके पास साइज की लिमिटेशंस नहीं है। अब आप कितना भी बड़ा सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ रहती है, इसीलिए प्लेट गर्डर का सेक्शन यूज़ किया जाता है, और ये लोड भी ज़्यादा लेता है क्योंकि बड़े सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, फिर हम आई सेक्शन या बीम का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो वही समझ लीजिए आई सेक्शन का बड़ा रूप है प्लेट गर्डर, सिंपल भाषा में। अब इसके बाद प्लेट गर्डर में भी एक फ्लैंज है, एक वेब है और एक नीचे फ्लैंज है, बता चुका हूँ। जो बीच वाला सेक्शन है, ये लंबा वाला, ठीक है, ये वर्टिकल है, सारी लोडिंग इसी के थ्रू ट्रांसफर होती है नीचे, और नीचे सपोर्ट पे जाती है, ठीक है। तो प्लेट गर्डर आप सेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसके जॉइंट पर यहाँ पर वेल्डिंग की गई है,
एक सेक्शन को दूसरे से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखा देख पा रहे होंगे छोटा फ्लैंज प्लेट और वेब प्लेट। ठीक है, तो ये है फ्लैंज जो आपका प्लेट गर्डर है उसका फिगर। तो प्लेट गर्डर जब भी आएगा आपको आई सेक्शन जैसा ही फिगर बनाना है, बस थोड़ा सा स्पैन जब बड़ा होता है 8 मीटर से ज़्यादा तब आप प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इस फिगर से और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए, आप यहाँ टॉप पर एक फ्लैट देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्लैट पीछे तक गई। ठीक है, ऐसी एक फ्लैट नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब 2 फ्लैट के बीच में एक ये वर्टिकल मेंबर लगाया गया। अब ये वर्टिकल मेंबर पूरा पीछे तक गया। ठीक है, इस वर्टिकल मेंबर को 2 हॉरिजॉन्टल मेंबर के बीच में जोड़ दिया गया, ये बन गया आपका प्लेट गर्डर। ठीक, अब प्लेट गर्डर के साथ एक क्या दिक्कत होती है कि जैसे जब आप इसके ऊपर लोडिंग डालते हैं तो आप जानते हैं ज़्यादा लंबे स्ट्रक्चर या मेंबर जिनकी थिकनेस कम है पर लेंथ इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है, वो बकल कर जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ को मुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये आपस में ना मुड़े, इसके लिए इसमें स्टिफनर्स लगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये स्टिफनर्स हैं, ये इसको बाहर की तरफ मुड़ने से रोकते हैं। और ये भी स्टिफनर है। अब एक चीज़ और समझिएगा, स्टिफनर बीच में भी लगा है और स्टिफनर किनारे भी लगा है। ठीक है दोनों स्टिफनर ही। अंतर सिर्फ इतना है कि जो बीच वाला है, बीच वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर, ये सारे। ठीक है, और जो बिल्कुल बाहर की तरफ लगा है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, जो बाहर की तरफ लगा है ये वाला ब्लू वाला, और ये लास्ट में जो लगा है ये कहलाता है एंड स्टिफनर। ठीक है, इसके बाद स्टिफनर के वर्टिकल वाले 2 टाइप के होते हैं, ये इंटरमीडिएट और ये वर्टिकल। इसके बाद जो स्टिफनर होते हैं वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी लगते हैं। ये वर्टिकल स्टिफनर आपको दिख रहा है, इसी के साथ हॉरिजॉन्टल भी लगते हैं। ठीक है, कुछ कुछ दूरी पर, ताकि किसी भी टाइप की बकलिंग या कंप्रेसिव लोड्स के कारण ये बीच का जो वेब है ये फेल ना हो। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टिफनर्स लगते हैं। तो प्लेट गर्डर के मैं कुछ फिगर्स और दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ वेब को ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ये जो बीच का सेक्शन है ये वेब का सेक्शन है। तो वेब में देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हैं और वर्टिकल प्लेट्स लगी हैं। ये प्लेट इसीलिए लगी हैं ताकि जब वर्टिकल लोडिंग आए तो ये बकल ना करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट गर्डर, या रेलवे ब्रिजेस आपने भी देखे होंगे, जहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर का जो पार्ट होगा, जो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा होगा, भले ही पीछे की रोड पूरी कंक्रीट की और कोलतार की बनी हो, पर जो बीच का सेक्शन होगा उस पर हमेशा प्लेट गर्डर बनाए जाते हैं स्टील के। ठीक है, और वो बड़े सेक्शन होते हैं पर होते आई सेक्शन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। मैं इस फिगर को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर आपको कुछ विड्थ दिख रही होगी इस जगह पर। ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर तो ये डेक है, इस चीज़ को तो डेक कहते हैं, ये जो चौड़ाई ये डेक है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 चीज़ हैं, मतलब ये थिकनेस और ये थिकनेस, और बीच में इसके ये वेब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वही आई सेक्शन है पर कुछ बड़े फॉर्म में। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिकल में ये स्टिफनर्स लगे हुए हैं बीच में, और ये स्टिफनर्स आपस में रिवेट के द्वारा जोड़े गए हैं वेब से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं समझाना चाह रहा था, कि ताकि आपको प्लेट गर्डर बनाते समय कोई दिक्कत ना हो, और फिगर अगर कुछ भी आ जाए, कुछ भी दिया जाए तो आप फिगर बना सकें। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर 2 हैं, आप ध्यान देखिए तो एक मेंबर यहाँ पर है, एक मेंबर ये है जिसको हम एक प्लेट गर्डर कहेंगे, और एक प्लेट गर्डर इधर पीछे भी है। ठीक है, इसके ठीक पीछे, और इन सबको आपस में ब्रेसेस के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 मेंबर एक साथ मिलकर काम करते हैं, और रियल लाइफ में भी आप किसी भी रेलवे के ब्रिज को देखेंगे तो वो इसी तरह से बनता है, इसी तरह से काम करता है। फर्क सिर्फ इतना आ गया, पहले ये आप रिवेटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिवेटिंग की गई है, अब रिवेटिंग नहीं होती, अब उसकी जगह वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंबर का वेट थोड़ा कम हो जाता है, और जब रिवर्सिंग लोड्स आते हैं तो उसके अगेंस्ट अच्छा ही से बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था प्लेट गर्डर का कुछ कॉन्सेप्ट और फिगर बनाने का आइडिया, ताकि आप अच्छे से कर सकें। आप चलते हैं इसके ड्राइंग पार्ट पे। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज मैं सिविल फाइनल ईयर का प्लेट गर्डर लेके आया हूँ। ये आपके स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का लास्ट चैप्टर है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेट गर्डर का जितना भी बेसिक और जितना लेवल तक आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वहाँ तक मैंने बेस से शुरू लेकर टॉप तक जितना था सारा कराया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा प्लेट गर्डर की। इसके अलावा मैंने पहले सेक्शन में प्लेट गर्डर से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी जोड़ा है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपका इसके अलावा भी कुछ आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम, पेपर पे एग्ज़ाम, तो आप उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप उसको भी आराम से क्लियर कर सको, तो वो भी मैंने जोड़ा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में आपको ड्राइंग देखने को मिलेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं वीडियो पे।
सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट और थ्योरी के माध्यम से समझा कि कैसे आपको ड्राइंग और प्लेट गर्डर होता क्या है, उसको करना कैसे है। अब चलिए इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। तो ड्राइंग बहुत इजी है, बस बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई बस उनको याद रखना है आपको, और उसके अलावा उसमें और कुछ खास नहीं है। दूसरी चीज़, जो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो मैक्स टू मैक्स दे रखी होंगी, उसके अलावा कुछ खुद से अज्यूम भी करनी होंगी। तो जो अज्यूम करने होंगी वो मैं क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्लेट गर्डर के बारे में कि भाई प्लेट गर्डर ज़्यादा स्पैन का होता है, 12 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर तक के स्पैन तक के लिए प्लेट गर्डर जाता है। तो प्लेट गर्डर का स्पैन आपको छोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पैन के लिए रेशियो आपको 1:25 से 1:100 के बीच मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 1:50 का स्केल मान रहा हूँ, ठीक है। वो हमारी चॉइस है, आप ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। स्केल 1:50, ठीक है। हमें लेंथ या स्पैन दे रखा है 18 मीटर, ठीक है। तो 18 मीटर डिवाइडेड बाई 50 ये आ रहा है 0.36 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो आपकी लेंथ है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, जो लंबाई है प्लेट गर्डर की, वो पूरी आपके स्केल पे जो भी आए, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तक आ रही है तो ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादा लंबा है तो जिगजैग लाइन डाल के ख़त्म करिए। पूरा स्पैन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी लेंथ जो एग्जैक्ट आ रही है वो लिख दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। स्टार्टिंग में आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल आ रही है, पहले हम बनाएंगे लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद बनाएंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मेरा स्केल के हिसाब से आया 36 सेंटीमीटर, मैं बस एक स्ट्रेट लाइन खींच ले रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे स्केल को नहीं मान रहा हूँ और मैं जिगजैग लाइन डाल के ही बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा एक लंबी लाइन लगभग 25 सेंटीमीटर की ये बना ली, ठीक है। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इसके बाद इसकी डेप्थ और जो गर्डर्स हैं उनके बीच की दूरी और वो सब चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो प्लेट गर्डर का जो बेसिक लेआउट होता है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। जो एंड में लगता है वो एंड स्टिफनर होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एंगल सेक्शन को देखते हैं, ठीक है, इस टाइप के सेक्शन को, अगर आप इस सेक्शन को इस तरफ से देखेंगे तो आपको एक लाइन, दो लाइन ये थिकनेस की दिखाई देगी और एक लाइन ये दिखाई देगी। मतलब अगर आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे 2 लाइन और उसके बाद एक डिस्टेंस पे लाइन, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और ये थिकनेस कम है, तो थिकनेस की लाइन और आगे की लाइन, ठीक है। तो टॉप व्यू इस तरीके से बनता है। तो वही चीज़ अभी आप इस फिगर में भी देखेंगे। तो अब अगली चीज़ क्या करनी है आपको, इसके बाद आपको देखना है कि आपका जो स्टिफनर है यानी कि वर्टिकल स्टिफनर है, जिसमें इंटरमीडिएट और एंड स्टिफनर दोनों आते हैं, उनकी डायमेंशन क्या दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टिफनर के लिए एंगल सेक्शन दे रखे हैं, ठीक। और एंगल सेक्शन की डायमेंशन दी है 100 × 100 × 10, ठीक है। तो 100 उसकी दोनों लेग हैं, मतलब एक ये 100 है, दूसरा ये 100 है, और 10 इसकी जो मोटाई है यहाँ पर, ये थिकनेस ये 10 है, ठीक है। जो थिकनेस है वो 10 है, ठीक। तो आप सामने की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले हम डेप्थ ले लेते हैं। ओवरऑल डेप्थ है 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर। तो 2 डिवाइडेड बाई 50 0.04 मीटर और इंटू 100, तो ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे और इधर ये बन गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका एंड स्टिफनर है, एंड स्टिफनर बिल्कुल एंड पर ही लगता है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट से ज़रा सा अंदर, ठीक। तो स्टिफनर्स के लिए पूरा जो लेआउट है उसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आप सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल व्यू बना रहे हैं, दोनों व्यूज़ में ये जो थिकनेसेस मैंने बताई अलग से, इनका खास ध्यान रखिएगा। ये बहुत गलतियां होती हैं इसमें समझाने वाली बात ये है कि थिकनेस के लिए क्या होता है। देखिए, मैं एक लेआउट आपको रफली बना के बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कई लाइनें पास पास बनती हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे टॉप पर अगर आप ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू या साइड से देखेंगे, मान लीजिए प्लेट गर्डर आपका इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर इसके स्लैब है, यहाँ पर आपकी रेलवे लाइन या रोड है, और आप इस तरफ से, इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको इसका जो साइड व्यू दिखेगा या एलिवेशन दिखेगा, उसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो ये कि जो आपका साइड से देखेंगे तो जो फ्लैंज होगा उसकी भी कुछ थिकनेस होगी, तो आपको फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी। उसके बाद ये जो एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन इस पर ही लगा हुआ है, इसके नीचे, क्योंकि यही तो वेब को, जो इसके नीचे वेब लगी है, ये फ्लैंज हो गई दो, एक नंबर फ्लैंज और बॉटम वाली फ्लैंज, टॉप और बॉटम, इसके बीच में वेब लगा हुआ है। इस वेब को इस फ्लैंज से जोड़ने के लिए ही तो ये एंगल सेक्शन लगाया गया है। तो ये जो फिगर मैंने बनाई थी, इसी फिगर को अगर आप यहाँ पर देखें तो एक वर्टिकल लेग नीचे आएगी, जो दूर वाली है ये वाली, और जो पास पास में है वो ऊपर रहेगी, ठीक है।
इसमें रिवेट करके आप इसको जोड़ देंगे और इसमें वर्टिकल रिवेट करके इसको गजट प्लेट से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही फिगर का जो आउटलाइन है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो जो पास लाइनें आएंगी उसको आप इस तरह समझेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद जो अगली डायमेंशन आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको कि फ्लैंज एंगल, स्ट्रट स्पेसिंग और फ्लैंज कवर प्लेट के लिए आपको दे रखा है 1000 × 10 mm, ठीक है। अब 1000 क्या है, 1000 इसकी विड्थ है। जैसे ये गजट प्लेट होती, मान लीजिए ये आपका वो है प्लेट गर्डर है, इसके ऊपर एक प्लेट रखी है, ठीक है। तो 1000 इसकी ये चौड़ाई है और 10 इसकी मोटाई है। अब आप साइड से देख रहे हो तो आपको मोटाई दिखाई देगी, इस चौड़ाई से अभी कोई मतलब नहीं, वो आपका जब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी 10 mm का यूज़ करते हैं और 10 mm क्योंकि स्केल पे करेंगे तो ये बहुत ही छोटा आएगा, 10 / 50 0.02, तो इतना छोटा आप बना नहीं सकते, तो 1 mm तक इसको मिनिमम बना दें। तो इसके लिए मैं लाइन ले रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइंस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारी प्लेट गर्डर की हैं, ठीक है। और जब मैं भी कलर चेंज करूँगा तो वो आपके जितने भी एंगल स्ट्रट कह लीजिए या एंगल सेक्शन जिससे आप इसमें सेक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं वो उनके लिए है, ठीक है। तो इसके बाद अगला हो गया, एक तो आपने बना लिया, इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाना है, पहली आपने जो ऊपर वाली थिकनेस थी जिस पे आपका फ्लैंज था उसकी मोटाई, अब अगले में आपको दिखानी है ये जो एंगल सेक्शन है उसकी मोटाई। एंगल सेक्शन की आपको डायमेंशन दे रखी है 100 × 100 × 10, तो 10 की थिकनेस दिखेगी और 100 उसकी डेप्थ दिखेगी लेग की, ठीक है। तो पहले आप 10 वाला जो है वो चौड़ाई बनाएंगे। मैं बस ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो 2-3 लाइनें हैं इसका मतलब मेरे कई करंट स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आता है, तो वो मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो ब्लैक वाली लाइन्स है वो फ्लैंज की थिकनेस है और जो नीचे रेड वाली लाइन है वो थिकनेस है जो आपकी जो एंगल सेक्शन लगा है उसकी, ठीक है। और अब आपने एक लेग बना लिया, ठीक है, इस तरीके से एक थिकनेस दिखा दी। अब क्योंकि आप उसको सामने की तरफ से देख रहे हैं तो इसका जो लंबा वाला लेग होगा उसकी भी कुछ डेप्थ होगी, वो है 100, ठीक है। तो 100 / 50 2 mm आएगा, करने की ज़रूरत कुछ है नहीं। तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसी सेम चीज़ को नीचे उतार देना है आपको। इसके लिए मैं दोबारा से जैसे आपने ऊपर बनाया था सिमिलरली नीचे, क्योंकि नीचे भी एक फ्लैंज होता है और उस फ्लैंज के बाद आपको दिखानी है थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है। ये हो गई थिकनेस, और इसके अगले जो लाइन होगी वो होगी लेग की लेंथ, ठीक है। तो लेग की लेंथ हमने 2 mm मानी है, स्केल पर चेंज करने के बाद ये आ गई अगली लेग लेंथ, ठीक है, समझ गए आप। तो जो पहली चीज़ थी वो फ्लैंज, उसके बाद एंगल सेक्शन, ठीक है। तो रेड लाइंस एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक। अब एंगल सेक्शंस आपके पास हो गए, अब आपको लगाने हैं वर्टिकल स्टिफनर, क्योंकि वही स्टिफनर्स इसकी बकलिंग को रोकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये एंड इसलिए कवर अप नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर में समझोगे, इसको हम यहीं पे जिगजैग करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आपके बनाने हैं वर्टिकल स्टिफनर्स, ठीक है। तो स्टिफनर्स के लिए अभी ध्यान रखिएगा, अगर कोई डायमेंशन ना दी हो तो जो एंगल सेक्शन आपने वेब को और फ्लैंज को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया है उसी का आप यूज़ करेंगे वर्टिकल स्टिफनर्स के लिए, ठीक है। अलग से कुछ नहीं लगाना। तो जो स्टार्टिंग वाला स्टिफनर होगा उसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा अंदर लेते हैं, इसी को हम एंड स्टिफनर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो आप ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि अब आपका स्टिफनर लगा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ये एल शेप का जो सेक्शन है, जब आप इसको सामने की तरफ से देखेंगे थिकनेस दिखेगी ना, तो एक पतली लाइन इसकी थिकनेस है और जो दूसरी लाइन है वो इसकी ये वाली लेग की लेंथ है। तो इसी रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसी को मैं आगे पूरे में कंटिन्यू करूँगा। वीडियो यहाँ से थोड़ी सी फास्ट होगी ताकि आपका टाइम बच जाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे इतना चीज़ जो मैंने बनाई इसको मैं थोड़ा समझा दूँ। इसमें एक चीज़ और पॉइंट है। पहली चीज़ तो ये जो वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, जो आप 3 लाइन देख रहे हैं जिसमें 2 लाइन पास में है और 1 लाइन दूर है, ये पूरा एक मेंबर है। ठीक है, आप ये मैं इस पर रिवर्स लगा के दिखा दूंगा। दूसरी चीज़, इन स्टिफनर्स के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, आपको दिया हुआ है स्टिफनर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो एक स्टिफनर दूसरे से जो स्पेसिंग लिया है वो है 1000 mm सेंटर टू सेंटर। अगर आपको ना दिया हो तो आप अंदाजे से स्पेसिंग 600 से 1000 mm के बीच कुछ भी मान लेना और स्पेसिंग डाल देना। ठीक है, और स्पेसिंग बीच से बीच तक नापी जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिंग को भी स्केल पे चेंज करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया था, 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये आ रहा है 20 mm। तो वो 20 mm के हिसाब से मैंने 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वर्टिकल स्टिफनर लगा दिया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसका जो पतला वाला पार्ट है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा वाला है वो जुड़ा हुआ है नीचे वेब प्लेट से। ठीक, तो आपको यहाँ पर बोल्टिंग कनेक्शन दिखाने पड़ेंगे। आपके में रिवेट या बोल्ट ही हैं, तो वो कुछ इस टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये पहला एंड स्टिफनर है और ये सारे इंटरमीडिएट स्टिफनर है। ठीक है, ये बीच के सारे इंटरमीडिएट हैं और ये लास्ट का फिर हम इसको एंड स्टिफनर ही मानेंगे। ठीक है, तो बस आपको ऐसे बोल्टिंग करके दिखानी है। टाइम बचाने के लिए वीडियो में यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके वर्टिकल स्टिफनर्स, जिसमें ये आपके एंड स्टिफनर्स और ये आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पर उस समय लाइन नहीं बनाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब इस प्लेट गर्डर में, अब प्लेट गर्डर हवा में तो टिका नहीं रहेगा, इसको कोई नीचे बेस सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दे रखा है कि ये किसी सपोर्ट पर रुका है, वॉल पर रुका है, जिसकी कुल चौड़ाई है 400 mm। ठीक है, और उसमें उसकी बियरिंग है 300 mm। ठीक, 300 mm बियरिंग है और वॉल थिकनेस है 400। ठीक, तो बियरिंग 300 है और टोटल 400 है, तो 400 mm डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा 8। ठीक है, और 300 से करेंगे तो आएगा 6। ठीक, तो मैं 2 mm छोड़ के बाकी अंदर ही ले रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, इसमें यहाँ पर एक बियरिंग प्लेट भी लगती है। ठीक है, क्योंकि सीधे हम, ये स्टील का मटेरियल है, सीधे लोड ट्रांसफ़र किसी ब्रिक पे या फिर कंक्रीट पे नहीं करते, वो पर एरिया पे ज़्यादा वेट आता है, वो क्रश हो जाता है वहाँ से। तो हम एक बियरिंग प्लेट लगाते हैं, जैसे हम ट्रस में लगाते थे। तो यहाँ पर भी बियरिंग प्लेट भी आप 10 mm की ले लीजिए, और 10 mm के लिए मैं 1 mm का गैप छोड़ के, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके नीचे लाइन लूँगा बेस की। ठीक है, सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर वॉल में थोड़ा सा एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है, क्योंकि ये स्टील का मेंबर है और ये हीट के साथ एक्सपेंड भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इधर थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको एक्सपेंशन जॉइंट बनाएंगे। ठीक, ठीक है, ये आपके वॉल सपोर्ट हो गए 300 mm के। अब आप इसमें बेस प्लेट लगाएंगे। बेस प्लेट इसके ठीक बीचों बीच लगेगी यहाँ पर, तो मैं इसको रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। बेयरिंग प्लेट या बेस प्लेट, इसकी थिकनेस भी 10 mm ही रखेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ ये लग गई। इसके बाद यहाँ से हमने वॉल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट है।
तो आपने देखा एल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये एल सेक्शन के रिस्पेक्ट में हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। कुछ एक चीज़ें मैंने और चेंज की, जैसे ये ए सेक्शन है, इसी के अबाउट हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। क्रॉस सेक्शन की थ्योरी वही है जैसे हम पीछे करते आए थे, तो वही सेंस ऑफ माइंड में आपको इमेजिन करना है जैसे आप उसके लिए करते हैं। और ये मैंने यहाँ पर जो टोटल स्पैन था, स्पैन को मैंने जिगजैग लाइन बना के थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो मैंने जिगजैग लाइन डाल दी। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। देखिए, क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर को इमेजिन करना है। जैसे मैं आई सेक्शन की अगर फिगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। और अब जानते हैं, मैंने पीछे बताया भी था, प्लेट गर्डर और आई सेक्शन एक ही चीज़ होती है, बस प्लेट गर्डर उसका बड़ा रूप होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आई सेक्शन हो गया, इन सब की जो चाहे वेब हो चाहे फ्लैंज हो, सबकी थिकनेस 10 mm है। ठीक है, वो डिफाइन है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। ये विड्थ आपकी 1000 mm है। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसमें प्लेट गर्डर एंगल सेक्शन लगेंगे, क्योंकि ये वेब और ये फ्लैंज, वेब और फ्लैंज आपस में कैसे जुड़ा, यहाँ पर एक एंगल सेक्शन लगा है चारों कॉर्नर पे, इधर भी नीचे भी, और ये आपस में बोल्टेड है सब, तभी ये वेब और फ्लैंज आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं इसके साथ ही आगे बताऊँगा। देखिए, तो अब क्या करना है, टोटल डेप्थ आपको लेनी है। ठीक है, अब डेप्थ लेने के लिए या तो फिर से आप 2 मीटर के लिए स्केल निकालें, और नहीं तो सिंपली इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक, 1000 मीटर 1000 mm, तो 1000 mm डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा 20 mm। ठीक है, तो स्केल पे चेंज किया, 20 mm आया, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये आया। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना स्केल रख के आगे की लाइन को हटा दूंगा। ठीक, तो ये आपको टोटल डेप्थ मिल गई। इस स्पैन के रिस्पेक्ट में आपका क्रॉस सेक्शन कितना गहरा होगा, और बराबर ही होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस क्रॉस सेक्शन के लिए आपको बनाने पड़ेगी ये थिकनेस। ठीक है, जो 10-10 mm की थी। अब 10 mm का स्केल आप 50 पे लोगे, क्या आएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो मिनिमम हमने यहाँ माना था, उसी तरह से हम इसकी थिकनेस दिखा देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको वेब बनानी है। ठीक है, तो ये वेब बन गई और आपकी फ्लैंज बन गई। ठीक है, अब इस वेब और फ्लैंज को आपस में जोड़ने के लिए आपको एंगल सेक्शन लगाना पड़ेगा। एंगल सेक्शन कहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल जॉइंट पे लगेगा, 90 डिग्री का एंगल सेक्शन। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एंगल सेक्शन की डायमेंशन थी वही आपको इसके बराबर रखनी है। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्शन भी ले लूँगा, नहीं तो अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, इतना तो आप लोग सीख ही गए हैं, फाइनल ईयर में हैं। ये इस डेप्थ तक आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4 एंगल सेक्शन लग गए, जिससे आपका वेब और फ्लैंज आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में 2 चीज़ें छोड़ी थी वो ये थी। देखिए, ये आपका जो वर्टिकल स्टिफनर है वो खुद में एक एंगल सेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर लगी है वेब की प्लेट। ठीक है, ये सेक्शन है, ये अंदर लगी है प्लेट, और एक लगा है इस तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इन तीनों को जब आप साथ में देखोगे, एक तरफ से इधर से देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, पहले ये बीच वाली प्लेट की 2 लाइनें। ठीक है, इसकी दोनों एज, उसके बाद इसकी दोनों एज। ठीक है, एक एज तो ये ओवरलैप कर जाएगी, दूसरी एज यहाँ आएगी, और इधर इसकी एक एज, तो यहाँ पर आएंगी टोटल 4 लाइनें सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में 2 लाइन आपकी बन गई। ठीक है, 2 आपकी ये बन गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखानी है, इस वाली जो वर्टिकल प्लेट है उसकी थिकनेस। ठीक है, तो उसकी थिकनेस के लिए ही हम पहली लाइन यहाँ खींच रहे हैं। मैं इसको ग्रीन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये
ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये ऊपर वाले एंगल के साथ जुड़ी हुई है। ये जो वर्टिकल आपने स्टिफनर लगाया है ये उसकी है, ठीक है, उसकी बाहर वाली लाइन। और एक लाइन और दिखेगी, क्यों दिखेगी? क्योंकि देखिए ये स्टिफनर ऐसा एल शेप का है, तो ये बाहर भी आ रहा है ना, ये दूरी वाला कॉर्नर भी तो है। अब इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में थोड़ी दूरी पर भी दो लाइनें बनेंगी। अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे, ये एज और ये एज, तो ये दो एज और देखें। और ये एज कितनी लंबी होंगी भाई? जब ये वाला एंगल सारे एंगल बराबर हैं, तो इसकी लेग की जो लेंथ है, इसकी लेग की लेंथ भी तो बराबर ही होगी। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी जब सारी 100 है। तो जितना ये बाहर आ रहा है उतना ही आपका यहाँ से भी सेक्शन बाहर बनेगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक दूसरे तरह से भी समझा दूंगा। यहाँ पर हुआ क्या है कि इस टाइप से 3 प्लेटें हैं, सेंटर में वेब प्लेट है, इधर उधर दोनों तरफ उसके एंगल सेक्शन है, ठीक है। अब एंगल सेक्शन और प्लेट, ये प्लेट की थिकनेस हो गई बीच में, ठीक है। प्लेट की थिकनेस के बाद एंगल के सेक्शन की थिकनेस। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक एज ये बनेगा, एक एज बीच में बनेगा और एक एज ये बनेगा। 3 लाइनें हुई। और चौथी लाइन कहाँ बनेगी? जब आप तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। सेंटर में 2 और किनारे किनारे 2, ठीक है। तो 4 एज से ये बन गया। इसके बाद अगर आप इसको एंगल सेक्शन मानते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये इसकी लेग बाहर की तरफ जा रही है, तो इसकी ये वाली एज, तो वही एज जो बाहर जा रही है, जब आप सामने की तरफ से देखोगे तो आपको बाहर निकली हुई एज दिखाई देगी, जिसको आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बनानी है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। वर्टिकल स्टिफनर्स के बाद भी कभी कभी प्लेट गर्डर बकल कर जाता है, बीच की प्लेट बकल कर जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी लगाया। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की खास बात होती है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की थिकनेस इक्वल्स टू होती है जितनी आपने जब बाकी एंगल की थिकनेस ली है उतना। तो ये सिंपली एक प्लेट होती है, यह ध्यान रखिएगा। ये वाला स्टिफनर एल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एक सिंपली प्लेट ली है, दैट्स इट। तो आप इसको एल सेक्शन नहीं सिर्फ प्लेट मानिएगा। अब प्लेट की थिकनेस इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है। अब 10 mm है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि जैसे आपका ये वर्टिकल स्टिफनर लगा है, ठीक है। इस वर्टिकल स्टिफनर के आगे एक प्लेट, इस स्टिफनर से अगले स्टिफनर तक, फिर अगले से अगले स्टिफनर तक, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसे करके कोई प्लेट लगी हुई है, ठीक है, तो इसकी ये जो चौड़ाई है ये आपको सिर्फ तभी दिखेगी जब आप ऊपर से देखें या नीचे से देखें, और किसी केस में नहीं दिखेगी। अगर आप इधर की तरफ से देखेंगे, इस तरफ से, तो आपको ये मोटाई दिखाई देगी कि कितनी मोटी है। सामने की तरफ से देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा कितनी मोटी है। तो ये वाला केस है एल सेक्शन, ये सामने की तरफ वाला केस है जिसमें आपको ये मोटाई दिख रही है, और ये जो सेक्शन केस है ये साइड से केस है जिसमें आपको ये वाली मोटाई दिख रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ इसकी मोटाई बतानी है प्लेट की 10 mm, ठीक है। तो हम सिंपली इसका प्रोजेक्शन लेंगे और इस प्रोजेक्शन को बस यहाँ पर दो लाइन ऐसे खींच के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया क्रॉस सेक्शन। इसके नीचे मैं इसकी लाइन से इसको जोड़ देता हूँ। ये मैंने रिवेटिंग या बोल्टिंग को सिंबलाइज़ किया है कि जो इसके वेब हैं वो फ्लैंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन। ग्रीन वाला जो है वो वर्टिकल स्टिफनर दिखा रहा है, जो रेड वाला है वो आपका एंगल सेक्शन दिखा रहा है, ब्लैक वाले आपके कॉलम उसका वेब और फ्लैंज दिखा रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक है वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं नेमिंग कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल सेक्शन, ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन के बाद इन केस कभी कभी प्लान भी इसका पूछ सकता है कि भाई ऊपर से बताओ कैसा बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन 20 नंबर में आ गया तो हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। प्लान इसका बहुत आसान है, ये में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। प्लान में कुछ नहीं समझना, क्यों? क्योंकि देखिए प्लान में आपको क्या दिखेगा, आपका जो टॉप का फ्लैंज है सबसे ऊपर वही तो है 1000 इंटू 10 से तो मतलब नहीं, क्योंकि 10 तो उसकी मोटाई है। ऊपर से देखोगे तो कौन सा आपको 10 दिख रहा है, दिखेगा सिर्फ 1000, तो 1000 दिखेगी विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, और वो पूरे नीचे तक सेम है, तो आपको दूसरी कोई डायमेंशन नहीं बनानी। हाँ, क्योंकि हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें सेक्शनल व्यू कभी कभी दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे अगर आप लाइनें खींचना शुरू करोगे तो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होंगे, जो इसका फ्लैंज है। बाकी सब तो वेब की थिकनेस और एंगल की थिकनेस ये जो आप देख रहे हो, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे लूँ तो सबसे ज़्यादा चौड़ी लाइनें किसके लिए आएंगी, फ्लैंज के लिए, उसके बाद आएंगी एंगल सेक्शन के लिए, उसके बाद आएंगी वेब के लिए, ठीक है। तो जो 1000 mm है, 1000 mm के लिए आप सबसे पहले तो मैं यहीं से प्रोजेक्शन ले लूँगा, ठीक है। 1000
डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा 20 mm, ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर मैंने एक लाइन और खींच ली, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से फिगर बहुत आसान है, सिर्फ आप ये समझिए ये आपका फ्लैंज हो गया, ठीक है। इसके सेंटर में जो जाएगी इसकी वेब जाएगी, जो चीज़ मैं आपको अभी बना के दिखा रहा था। अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो सेंटर में इसकी वेब जाएगी, ठीक है। उसके किनारे तरफ इसकी एंगल जाएगी। तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है वेब, ठीक है। वेब दिखाने के लिए पहले तो इसका सेंटर मैं कहीं ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी वेब बना दूँ। ध्यान रखिएगा फ्लैंज और वेब ही मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। तो जो चीज़ ब्लैक कलर से है वो प्लेट गर्डर का पार्ट है, जो रेड कलर से है वो एंगल सेक्शन यानी जॉइंट्स का पार्ट है, और जो ग्रीन कलर से है वो सारे स्टिफनर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बना, ये आपका बना बीच में वेब, ठीक है। वो अगर आप इसका सेक्शन कहीं बीच में से काट दोगे या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर के ऊपर नीचे कहीं से भी काटोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद अगला, अब भाई एल सेक्शन वाली बात फिर से आती है। एल सेक्शन कुछ इस तरीके का है, कुछ यूँ, ठीक है। मैं इससे ही दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का सेक्शन है। जब आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको एक लेग, ये मेरा जो हाथ में है ये वाला बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाहर की तरफ आ रहा है इसको आपको इधर लेग की लेंथ और दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा। टॉप से देखोगे तो ऐसा टी शेप का जॉइंट होगा, यहाँ पे एक इधर एक इधर। तो जो आपका एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन की डायमेंशन है आपकी 100 × 100 × 10, ठीक है। तो 100 इधर 100 इधर, ठीक। 100 डिवाइडेड बाई 50 2 mm, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, सीधे 2 mm नहीं आएगा। देखिए ये आपका एंगल सेक्शन है, ठीक है। एंगल सेक्शन आप जब इधर की तरफ से देखेंगे तो थिकनेस भी तो है ना यहाँ पे, और ये भी है। तो एक एज इसके लिए आएगी और एक एज इसके लिए आएगी। तो जैसे आपने यहाँ पर 3-4 लाइन दिखाई थी, वैसे यहाँ पर भी आपको 4 दिखानी पड़ेंगी। ये पहली है जिसमें आपको लेग की थिकनेस पता चल रही है, और इसके बाद ये दूसरी है जिसमें आपको लेग की लेंथ पता चलेगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी उतार देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका टॉप व्यू, ठीक है। इसके अलावा इसमें और एक डिटेलिंग दिखाई जाएगी जो कि मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा, और आप जानते हैं ग्रीन पेन से मैं स्टिफनर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब स्टिफनर कहाँ कहाँ आएंगे, स्टिफनर का जो टॉप व्यू है वो एल शेप का ही तो है। अगर ये स्टिफनर इस तरीके से खड़ा हुआ है तो आप इसका एल शेप का, मतलब टोटल थिकनेस ही तो दिखेगी जितनी उसकी थिकनेस है। तो यहाँ पर आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पर आपको स्टिफनर दिखेगा। हर स्टिफनर ऊपर से देखोगे तो आपको एल शेप का दिखेगा, ठीक है। तो इसके ठीक नीचे आपको क्या दिखेगा, इसके ठीक नीचे आपको ऐसी एक लाइन दिखेगी और जो कि आगे की तरफ को बढ़ रही होगी, ठीक है, ऐसा एल शेप का, क्योंकि सारे स्टिफनर इसी तरीके के हैं, ठीक। इसी चीज़ को आगे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि ये ज़्यादा लंबा ना जाए, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये हैं सारे जो एल शेप के दिख रहे हैं। आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको एंगल सेक्शन एल शेप का दिख रहा है, ठीक है। सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। ये है इसका क्रॉस सेक्शन। मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि फोकस फिगर पर ही रहे, ठीक है। स्केल मैं यहाँ पर फिर से डाल दे रहा हूँ, 1:50, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिक ड्राइंग प्लेट गर्डर की, जिसमें हमने प्लेट गर्डर के सारे जितने कंपोनेंट्स थे बना लिए। हाँ, एक चीज़ और, इसके साथ अगर आप चाहो तो इसका जो फाउंडेशन, ये बेस है वॉल, ये भी बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कर सकते हो, जो ज़रूरी है वो ये है इसका एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आप टॉप से देखोगे तो जो इसका सपोर्ट है वो तो आगे दोनों तरफ कंटिन्यू होगा, तो वो इंडेफिनिट लेंथ तक जाएगा, उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, बेवजह उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है।
आप सिंपली इसका एक्सपेंशन जॉइंट दिखा देना और थोड़ी दूरी तक इसका वॉल सपोर्ट दिखा देना, बस काम ख़त्म। इतना इतना बस, ठीक है। ये जिगजैग, ये जिगजैग, ये यहाँ पर एक, ठीक। ये आपका हो गया इसका एल सेक्शन, प्लान और इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ों से आपको क्या समझ आया कि प्लेट गर्डर फिगर टफ नहीं है, ठीक है। बस आप उसके बेसिक चीज़ें जो समझाना मैं चाह रहा हूँ वो समझ जाओ, आपको फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, ड्राइंग की बुक्स में या यहाँ वहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग फिगर है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सबसे आसान मेथड बताया है। इससे ऊपर आपका प्लेट गर्डर नहीं आएगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी नेमिंग कर ले ज़रा, कौन कौन से कंपोनेंट्स का नाम क्या है। देखिए ये आपका है फ्लैंज, कवर फ्लैंज, ये है फ्लैंज, इसकी डायमेंशन दी है 1000 इंटू 10 mm, ठीक है। इसके बाद आपका है एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, इसकी डायमेंशन दे रखी है 100 इंटू 10 mm, ठीक है। ये जो स्पैन है आपका ये है 300 mm का, 300 mm, ठीक। नहीं सॉरी, ये 400 है, 300 इसकी बेयरिंग है, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 400 है, ठीक है। और इसकी बेयरिंग है 300, ठीक। बेयरिंग मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, 300 mm, ठीक है। इसके बाद जो इसके वर्टिकल और दोनों स्टिफनर्स हैं, इसके वर्टिकल स्टिफनर हैं इसकी डायमेंशन दे रखी है एंगल सेक्शन के बराबर 100 इंटू 10 mm, ठीक है। इसके बाद इसका एक्सपेंशन जॉइंट है, एक्सपेंशन जॉइंट हमने 30 mm का लिया है, आप भी 30 से 50 mm के बीच वेरी करवा सकते हो उसको, ठीक है। अब आई थिंक इसमें जितना, हाँ एक चीज़ ये बच गई, ये है हॉरिजॉन्टल, मैं एक्चुअली हाथ नहीं रख सकता इसके ऊपर, ये है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। ये है 10 mm थिक, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर 10 mm थिक, और बाकी सारी डायमेंशंस जो आपको लॉन्गिट्यूडनल व्यू में दिखानी थी वो मैंने सारी आपको बता दी। फ्लैंज हो गया, ये हो गया, एंगल सेक्शन सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये है 1000 mm, ठीक है। टोटल डेप्थ जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक वो है 2 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसका स्पैन दिखाना है, स्पैन है 18 मीटर,
ठीक। स्पैन इसका 18 मीटर हो गया। और हाँ, एक चीज़ और छूट गई इसमें जो इम्पोर्टेंट भी है, बियरिंग प्लेट। ये है बियरिंग प्लेट 10 mm थिक, ठीक है। तो बियरिंग प्लेट भी हो गई। और आई थिंक अब इसमें कोई डायमेंशन अब बची नहीं है। एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, बियरिंग प्लेट, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, फ्लैंज, और 18 mm इसका स्पैन हो गया। तो आई थिंक इसमें डायमेंशन सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और डायमेंशंस मैंने जितनी भी थी मोस्टली आपको बता दी हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा हाथ लगने में दिक्कत होती है, सब रब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। मैंने इतनी मेहनत से आपको सब बताया है। कोई प्रॉब्लम अगर अभी हो और कहीं कुछ फंस रहा हो, ना समझ आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये रीज़न है कि कभी कभी वीडियो बनाने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें दिखाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आई होप बेस्ट, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।